एबीपी न्यूज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड त्रासदी के 1 साल बाद जिन परिवारों को मुआवजा मिलना था, सरकार से सहायता मिलनी थी, क्या उन परिवारों के साथ इंसाफ हुआ? लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी जिम्मेदारी आखिर किस हद तक निभाई, क्योंकि जिस तरह से केदार घाटी में बर्फ पिघली है उसके बाद केदार घाटी में कुछ नरकंकाल मिले हैं और अब उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से वहां शवों की खोज का अभियान चलाया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पहले मरने वालों के जो आंकड़े उत्तराखंड सरकार ने दिए थे, क्या वो गलत थे? केदारनाथ हादसे के साल भर बाद की ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी इलाके की हैं। केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले इस इलाके में जगह जगह अब भी हादसे के शिकार लोगों के नरकंकाल बिखरे पड़े हैं, जिन्हें साल भर बाद भी अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ है। इस इलाके में 100 से ज्यादा नरकंकालों के होने का दावा किया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद उत्तराखंड में सरकारी दावों की पोल तो खुली ही है, राजनीति भी गर्मा गई है। सवाल ये कि केदारनाथ हादसे के शिकार सभी शवों के अंतिम संस्कार करने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने झूठ बोला था। क्या हादसे के बाद शवों को तलाशने और फिर उनका अंतिम संस्कार करने में कोताही बरती गई? सबसे बड़ा सवाल, केदारनाथ हादसे के शिकार लोगों के जो आंकड़े उत्तराखंड सरकार ने दिए थे वो भी गलत थे। सरकार में किसी भी जिम्मेदार आदमी ने ये कभी नहीं कहा और कोई कह भी नहीं सकता जिस तरीके का सैलाब वहाँ आया कि वहाँ और शव दबे हुए नहीं हो सकते। केदार घाटी में बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो उत्तराखंड सरकार के झूठे दावों की पोल खुलनी भी शुरू हो गई है। पंजाब में लुधियाना के सलवान परिवार का बच्चा 1 साल पहले जंगल चट्टी इलाके में गुम हो गया था। कुछ दिन पहले 11 जून को बेटे सर्वेश की तलाश में संदीप सलवान अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर उसी जगह गए तो वहां उन्हें भी कई कंकाल दिखे। तो हम अभी गए हैं, अभी जाके हमने देखा वहाँ बॉडीज एज इट इज पड़ी हुई हैं। 40-50 बॉडी वहाँ पे ऐसे कभी इधर कोई एज इंटैक्ट पड़ी है, किसी ने 15 दिन निकाले होंगे, कोई महीना जिया होगा, कोई 2 महीने जिया होगा। अगर इतने में कोई वहाँ पहुँच जाता तो शायद कोई बच जाता। सैकड़ों की तादाद में 50 लाशें वो कहते हमने देखी, 8 लाशें इकट्ठी पड़ी हुई थी, कहीं कोई लेडीज की, कहीं कोई दूसरी, कहीं उसके वो सारा कुछ मेरे पास वीडियो में रिकॉर्ड है। तो वो देखकर हम घबरा गए कि ये क्या हुआ, इन्होंने प्रशासन ने तो कुछ किया ही नहीं है। जंगल चट्टी के इलाके में नरकंकालों के मिलने के बाद बीजेपी ने भी उत्तराखंड सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार से त्रासदी के दौरान और मौजूदा हालात पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। विवाद बढ़ा तो अब उत्तराखंड सरकार ने केदार घाटी में फिर से तलाशी अभियान चलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला लिया है। 1 साल पहले आई तबाही में उत्तराखंड के 9 जिले तबाह हो गए। इस हादसे में करीब 8000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जब सूची बनाई तो ये आंकड़ा 3782 तक सिमट गया। तो साल भर पहले उत्तराखंड में जो त्रासदी आई उसने देश के अलग अलग कोनों में कई परिवारों को प्रभावित किया। अब तक इन परिवारों को सरकार से मदद की उम्मीद है जो नहीं मिल रही है। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ ऐसे ही परिवार शामिल हैं जो अपनी गुहार लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों के पास, नेताओं के पास गए, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। आपको बता दें, पटना का एक परिवार, मिश्रा परिवार हमारे साथ मौजूद है और उस परिवार में से शेफालिका मिश्रा और स्वर्णिका मिश्रा हमारे साथ हैं। हमने इससे पहले उन लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको लेकर भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी। शेफालिका, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या परेशानी क्या आ रही है? आपने अपने परिवार के लोगों को, अपने माता पिता को खोया इस त्रासदी में, लेकिन उसके बाद कितना उदासीन रवैया आपको झेलना पड़ा है सरकार की तरफ से? जी, 1 साल से तो ये चलता ही आ रहा है कि हम जाते हैं आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट में, पूछते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट्स कब आने वाला है, मुआवजा कब मिलेगा। बार बार दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं लेकिन वहाँ से कोई जवाब तो नहीं आता। लेकिन 11 मई 2014 को हमें वहाँ से बुलावा आया, फॉलोअप्स किए। हमें लगा कि चलो अब तो सरकार जागी है। हम वहाँ पे गए,
तो पता चला कि सुबह 3:30 घंटे हमें वहाँ बैठाए रखा और डीएम का कोई अता पता नहीं था। डीएम तो छोड़ ही दीजिए, डीएम से नीचे अगर कोई वहाँ होने चाहिए थे अधिकारी, वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। बैठाए रखा और बहुत ही हरास किया गया हमें। ऐसे सवाल पूछे गए जैसे कि आपके वहाँ कितने लोग मर चुके हैं, कैसे मरे हैं, बोलना आता नहीं है उन लोगों को। एक संवेदनशीलता की बात जहाँ तक आप करें, वो तो बिल्कुल भी उनके आंखों में नज़र नहीं आता है। वो भी छोड़ दीजिए, कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो हमें दे देते, डेथ सर्टिफिकेट्स तो दे देते। मैं 24 वर्षीय हूँ, मेरी बहन 20 वर्षीय है, करियर दाव पे लगा हुआ है, आगे की पढ़ाई दाव पे लगी हुई है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे तो पेरेंट्स थे, फादर मदर दोनों थे, तो उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी सील्ड है, वो हम छू नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हाँ, बस ये चल ही रहा है रवैया। मुझे लगा कि आज इंटरव्यू के पहले भी मैं एक बार बात कर लूँ आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट से कि हाँ चलो बिहार सरकार की तरफ से कुछ तो हुआ होगा। तो मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है, अधिकारी का, अगर आप बोलेंगे तो मैं नाम के साथ बता सकती हूँ। उनका ये कहना था कि क्या आपको उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजा आने वाला है। तो मैंने पूछा कि आपको पता है मैं किस त्रासदी के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश त्रासदी के बारे में। उनको तो ये भी नहीं पता है कि त्रासदी हुई कहाँ है। तो डेथ सर्टिफिकेट्स तो आप छोड़ ही दीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप टमटा जी जुड़ गए हैं, शेफालिका जी, और प्रदीप टमटा साहब उत्तराखंड से आते हैं। टमटा साहब, आपने सुना इस परिवार की पीड़ा, ऐसे कई परिवार हैं, और आप ये बताइए कि कैसे मिलेगा इन लोगों को इंसाफ? साल भर हो गया है। नहीं, मैं उनके दर्द को समझता हूँ, और क्योंकि उत्तराखंड की ये जो त्रासदी केदारनाथ सहित लगभग अगले दिन 1 साल पूरा हो जाएगा, और इतनी बड़ी त्रासदी थी कि उसमें हजारों लोगों के बारे में शुरू से एक विवाद था, और हमने कोशिश की थी कि जितने राज्य के हैं, राज्य के बाहर से भी हैं, जो अलग अलग, क्योंकि पहले जिस तरह से लोग आ रहे थे उनका कोई सोर्स नहीं था कि किस रजिस्ट्रेशन हो, तो इसलिए जो राज्य के अंदर के थे, जो राज्य के बाहर सर करते हैं, अगर दूसरे राज्यों के वहाँ के अधिकारियों के तहत उनकी लिस्ट मंगाने की कोशिश की गई थी, जो वहाँ हमारे वहाँ एफआईआर दर्ज है। और जो बिहार, जैसे वो कहना कहा कि बिहार राज्य से आए, हमने वहाँ के हर राज्य के चीफ सेक्रेटरीज को लिख के भी कहा था कि आपके वहाँ से कौन कौन लोग लापता हैं, केदारनाथ है, उसकी आप सूचना दीजिए। तो उनकी सरकारों के माध्यम की वजह से हम उन तक आपदा और उन तक उनकी पूरी जानकारी भेज सकें। और ये जरूर है कि इस त्रासदी में शुरू से विवाद था, इतनी बड़ी तादाद में थी, लेकिन टमटा साहब, कितने हुआ लोग क्या आप ये मारे देखिए गए, ना, कितने लोग देखिए 3 स्तरों पर हर तरफ राजनेता, हमारे सिस्टम फेल रहा है। डेथ सर्टिफिकेट मिला नहीं, सहायता राशि मिली नहीं। अभी शेफालिका जी बता रही थी कि किस तरह से अधिकारी को ये तक नहीं पता कि त्रासदी कौन से राज्य में हुई है। और इसके अलावा अब आपकी उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से शवों को खोजने का अभियान शुरू किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विफलता रही है ये पॉलिटिकल क्लास की। ये जरूर जो आप कह रही हैं, मैं जरूर इसको मान रहा हूँ। हमारी सरकार ने न कभी दावा नहीं किया था कि हमने वहाँ पर अब इसका काम शुरू। हमने जो उस समय तात्कालिक जितने लोगों को हम लोग निकाल सकते थे, ढूंढ सकते थे, उनका ससम्मा दाह संस्कार भी किया गया और खोज को भी जारी रखा गया। बहुत से तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी मलबे में जो लोग कहते हैं कि दबे होंगे, जरूर दबे होंगे, लेकिन कुछ स्थिति वहाँ का अगर इतने बड़े पैमाने पर संगल संभव भी नहीं है। जो अभी अभी मिले हैं वो भी राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी जब रास्ता तलाशे उसी दौरान वो चीजें नहीं, लेकिन इन आंकड़ों से उन परिवारों को क्या लेना देना टमटा साहब, जो अभी तक अपनों की राह देख रहे हैं? आप भले ही उपलब्धियां अपनी गिनाते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नलिन कोहली जी को मैं लाना चाहूंगी। टमटा साहब, और भी सवाल आपसे होंगे, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन जो बात आपने कही उस पर मैं एक और प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। नलिन हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से। नलिन कोहली जी, आप सुन रहे हैं प्रदीप टमटा जी को, वो ये कह रहे हैं कि हमें संवेदना है जो प्रभावित परिवार है उनसे, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने काफी कुछ किया, काफी कुछ और करने की जरूरत थी, बहुत बड़ी त्रासदी आई है। पर इन शब्दों का उन पीड़ित परिवारों के लिए क्या मायने हैं, जिनको अपनों को खोने के बाद जो कुछ सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई है? पहली बात नेहा जी, ये आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कार्यक्रम, और वाकई हिलाने वाली बात है। जो रिपोर्ट आपका शुरू में भी था उसमें विजुअल्स जो थे उनमें आपने उनको ब्लैंक आउट कर रखा था जहां जहां शव रहे होंगे, तो आप खुद देख सकते हैं कि आज स्थिति कैसे है।
राजनीतिक रूप से मैं एक ही टिप्पणी दूंगा, क्योंकि हम कुछ सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आज भी अगर आप राजनीतिक तौर से देखें तो भूलना नहीं चाहिए वहां के मुख्यमंत्री हटाए गए थे, क्योंकि इस आपदा को लेकर जिस प्रकार की बहुत खराब रूप से काम हुए थे उसको कांग्रेस पार्टी भी समझ गई थी। लेकिन अब साल हो गया है, या तो हम बैठ के यहां पर आरोप करें, एकमात्र चीज कहूंगा मैं कि कुछ संवेदनशीलता जो है वो ना केवल शब्दों में है, कार्यों में भी दिखनी चाहिए। भारत में ये पहली आपदा नहीं है, आपदाएं हुए हैं। गुजरात में हुआ था एक, अगर आपको याद है 2001 में बहुत बड़ा भूकंप, बहुत प्रयास किए गए, बहुत कुछ हुआ, जिनकी जाने गई उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन परिवार को एक एहसास हो, जैसे मोदी जी कहते हैं कि सरकार के सिवा और कौन रहा उनके लिए। तो जो उत्तराखंड की सरकार है, यदि वो इसको एक मान ले और इसको एक टाइमलाइन कर दे कि अगले 30 दिनों में हम सब खत्म कर देंगे, तो वो पैसे किसी की जिंदगी तो लौटा नहीं पाएंगे, वो सर्टिफिकेट्स कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो पीड़ाएं चलती जा रही हैं वो पीड़ाएं कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। मेरठ से गोयल परिवार, अशोक गोयल साहब, सौरभ गोयल और अनिल भटनागर साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल भटनागर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आप अपना दर्द बयान करें, किस तरह की दिक्कतें आपको आई, और फिर आपका सवाल जो हमारे राजनेता यहाँ मौजूद हैं उनमें। इस हादसे को लगभग 1 वर्ष हो गया। अभी तक वो परिवार जितने दर्दों को झेल रहा है, मैं हर पल का उनका साथी हूँ। बच्चों का 2 बच्चे, 5 परिवार के 5 सदस्यों में से 3 खत्म हो गए। आज 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी जी बोलिए अनिल भटनागर जी। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अभी तक उनके परिवार को कोई शासन प्रशासन से कोई राहत, कोई किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई। बच्चे बड़ा तकलीफ में रह रहे हैं। अब उत्तराखंड की सरकार तो हृदयविहीन सरकार ही कहूँगा मैं उसको उस समय की। अब वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है, मैं नलिन जी से गुजारिश करूँगा कि अब तो एक देश के अंदर संवेदनशील सरकार आई है, मोदी जी आए हैं हमारे, वो इस सब को अपने संज्ञान में लें और इन पीड़ित लोगों की कुछ सहायता करें, ताकि इनके आंसू भी कुछ कम हों। इनके आंसू रुकते नहीं हैं। मैं इनका साक्षी हूँ, इन बच्चों के साथ, इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पे अब कुछ तो हो। ये सवाल मैं ले जाना चाहूँगी, नलिन जी आप सुन रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं आपकी सरकार से, किसी तरह का कोई भरोसा, कोई आश्वासन, क्या करेगी आपकी केंद्र की सरकार कुछ इनके लिए? दो बातें। पहले तो नेहा जी, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है, तो मैं टीवी के माध्यम से ये पूरी चर्चा सुन रहा हूँ जी, तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है बीच में, तो थोड़ा ये अगर ऑडियो वापस आ जाए तो आसान होगा। लेकिन बिल्कुल जो हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद भी जहां तक हो सके मेरा सुझाव तुरंत होगा, पहले तो उत्तराखंड से जो तमता जी आए हैं, कि वहां पर अब कोई तुरंत एक सेट ऑफ ऑफिशियल्स कर देना चाहिए टाइम बाउंड, क्योंकि लीड उत्तराखंड गवर्नमेंट को ले लेनी चाहिए अलग अलग राज्य, और जहां केंद्र सरकार की आवश्यकता पड़े या जो भी मदद हम दे सकते हैं जरूर देंगे। इनफैक्ट इस कार्यक्रम के बाद मैं एक आधा हमारे कुछ नेता जो हैं उत्तराखंड में उनसे भी बात करूंगा, देखने के लिए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन करके इस पीड़ा को जल्दी खत्म करें। जो लॉस पर्सनल हुआ है उसके लिए तो खैर कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन अब ये अननेसेसरी जो खींच रही है राहत की बात और ये जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ये खत्म हो, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। उत्तराखंड में आई त्रासदी को 1 साल हो गया है। पीड़ित परिवारों को अब भी इंसाफ का इंतजार है, लेकिन इस बीच बर्फ पिघलने की वजह से उत्तराखंड में उस जगह पर जहां यह हादसा हुआ था, त्रासदी हुई थी, वहां से नरकंकाल मिले हैं। आज जो नरकंकाल मिले, जिनकी खोज की बात उत्तराखंड सरकार ने कही थी, उनका जो केदार घाटी के रास्ते में जंगल चट्टी पड़ता है, वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख की ये रिपोर्ट। इस समय मैं एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ हूं और यहाँ पे भयानक बदबू जो है वो फैली हुई है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ऑपरेशन इस समय यहाँ पे जारी है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि सड़क का मार्ग नीचे से होके आता है, और जब ये तमाम सड़कें बह गई थी तब लोग ऊपर से चढ़ के आ रहे थे इस जगह की ओर। और यहाँ पे हमें इस समय दिखाई दे रहा है कि हाल ही में करीब आधे घंटे पहले 3 बॉडियों का अंतिम संस्कार
इसी जगह पे किया गया है। 1 साल बाद ये तमाम बॉडीज़ मिली। ये जगह जो चलने की जगह है वहाँ से करीब 200 मीटर जितनी ऊंचाई पर है, बहुत ही दुर्गम जगह है। हम देख सकते हैं कि इस रास्ते से आपको नीचे जाना होता है और यहीं से ऊपर आना होता है। बस इसी झाड़ियों में और इसी जगह पर बिल्कुल उलझ के रह गए होंगे यात्री, और इस एकमात्र जगह पे यहाँ पे 3 बॉडीज़ इसी समय जो है वो प्राप्त हुई है और प्रशासन ने कुछ ही मिनट पहले इसका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मैं मयूर परीख, एबीपी न्यूज़, जंगल चट्टी। तो कहाँ तो उत्तराखंड सरकार ने मरने वाले लोगों की जो लिस्ट थी, जो तादाद थी, वो जारी कर दी, लेकिन अब पता चल रहा है कि ऐसे कई लोग थे जो शायद चोटियों पर चढ़ गए थे, जल प्रभाव से तो वो बच गए, लेकिन फिर किसी तरह की मदद नहीं मिलने की वजह से शायद ठंड और भूख से उनकी जान गई और अब उनके नरकंकाल इस तरह से मिल रहे हैं। और दूसरी ओर पीड़ित परिवार अपनों को तो खोया, आज तक इंसाफ का इंतजार है। ऐसा एक परिवार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आपको बता दें, मेरठ से गिरीश शर्मा के परिवार से सतीश शर्मा जी, उनके भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सतीश जी, आपने भी अपने परिवार के लोगों को खोया है इस त्रासदी में। सवाल क्या है आपका, परेशानी क्या है और किससे आपका सवाल है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस त्रासदी को 1 साल हो गए और अभी तक भी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। 1 साल की बात को 1 महीने में तय करके कहा गया था कि 1 महीने के अंदर ये मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। पीड़ित परिवारों को ये एक प्रकार से मन में उनके शांति हुई कि चलिए जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग बिछड़े हैं, वो इस डेथ सर्टिफिकेट के माध्यम से जो कुछ उनका धन है, बैंक में है, छोटी मोटी जो भी उनकी सूक्ष्म कमाई है, उससे वो भरोसे से अपने परिवार का पालन करेंगे। 11 महीने 17 दिन बाद ये डेथ सर्टिफिकेट आए। मुझे अफसोस है कि शासन के जिस तंत्र ने भी इन सर्टिफिकेट्स को बनाया है, आप उसको देखें कि जो FIR की रिपोर्ट है उसमें पता मरने वाले का क्या दिया गया है और सर्टिफिकेट के अंदर कौन सा पता दिया गया है। ये अफसोस की बात है कि यदि पति का जो पता है वो गलत दिया गया है तो कम से कम पत्नी का जो गलत दिया गया उसी पे दे देते, पत्नी का और दूसरा पता दे दिया गया। तो ये पीड़ित परिवार के साथ पूरा मजाक किया जा रहा है। मैं टमटा जी आपसे भी और कोहली जी आपसे भी प्रश्न करना चाहता हूँ। टमटा जी, 1 साल बाद आज नरकंकाल मिल रहे हैं। नरकंकाल मिलने का मतलब क्या है? यानी कि वहां पर लोग मौजूद थे और आपने डिक्लेयर कर दिया कि वहां पर कोई लोग मौजूद नहीं है और सभी का दाह संस्कार कर दिया गया है, या जो लोग थे खोज के उनको भेज दिया गया है। आप मुझे बताएं कि वो लोग भूखे प्यासे पीड़ित होकर मरे होंगे, क्या ये गैर इरादतन कत्ल नहीं है? इस पर क्या उस मुख्यमंत्री पर जिसने ये काम किया, जिसके शासन में ये काम हुआ, क्या उस पर गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? ये लंबी चौड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये पीड़ित परिवार आक्रोशित हैं, इनको कष्ट है, पीड़ा है। आप मुआवजा क्या देंगे? मुआवजा के देने की बात करते हैं, हमको शर्म आती है। मुआवजा जमीनों का दिया जाता है, लेकिन आप तो सहायता के नाम की बात करते हैं। आपको सहायता दे, सहायता आपकी आई नहीं। आपने जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिए वो सारे गलत दे रहे हैं। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन सुनने वाला है? और मैं आपसे दोनों से कहना चाहता हूँ, आप शासन या तंत्र के क्या हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी, क्या अकाउंट पे क्या आप ये तय कर जाएंगे कि जो हम यहाँ पर कह रहे हैं उसको आप 1 हफ्ते में तय करा देंगे? कोहली साहब, आप भी सुनिए, आपकी सत्ता अभी आई है, आप सत्ता में आए हैं, एक नारे पर आए हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम पीड़ित परिवारों के कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले। आप इसको भारतीय आपदा क्यों नहीं घोषित कराते? एक स्टेट यदि कुछ नहीं कर पा रही है, एक स्टेट यदि कुछ करने के असफल हो रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं, आपको जनमत मिला है, आपको ताकत मिली है, एक स्टेट नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, आप इसको भारतीय आपदा घोषित कीजिए। आप में सक्षम है 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात आपने करी है, तो आप क्यों नहीं उस पीड़ित परिवार के, ये 2 बच्चियां बैठी हैं, इनके पिता चले गए, इनकी मां चली गई, ऐसे ना जाने सैकड़ों लोग हैं। अपने मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कदम आगे बढ़ाएं और वो कहें कि इन सब पीड़ित परिवारों को भारतवर्ष के अंदर केंद्रीय सरकार अपनी गोद लेती है और उनके पीड़ित परिवार के एक आदमी को नौकरी देगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज गुजारिश करना चाहता हूं कि मुआवजा कहकर मत शर्मिंदा कीजिए, सहायता कह के मत शर्मिंदा कीजिए। सिर्फ ये करिए कि इन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए इन सर्टिफिकेटों को सही तरीके से बनाकर
आप हर जिले के अंदर जहां पीड़ित हैं, उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां पीड़ित हैं उन जगहों पर अपने आदमियों को भेजें और एक ही दिन में ये सर्टिफिकेट पुनः सही कर बनाकर देकर उनको दें। और भारतवर्ष की गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि आप इन पीड़ित परिवार के बच्चों को, एक जने को 2 करोड़ की नौकरी की बात नहीं कर रहा, कब देंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन इन पीड़ित परिवार के बच्चों को एक को नौकरी देकर कम से कम इनका ढाढ़स, इनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरो, इनका ढाढ़स बनाओ। राजनीति बंद करो, राजनीति मत करो, इन लाशों के ऊपर सिर्फ काम की बात करो। ये लोग इसलिए आपके बीच में हम लोग आए। टमटा साहब, पीड़ितों के आंसुओं का दर्द पहुंच रहा है दिल तक आपके? नहीं, मैं उनके दर्द से पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैं कोहली जी ने भी जो पहली बात की थी, जी मुझे ये बताएं कि आप गैर इरादतन कत्ल पे क्या करेंगे? जो 17 कंकाल मिले हैं, इसका मतलब वो लोग जिंदा थे। मैं आपकी बात का भी उत्तर दे रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान, जब आपने अपनी बात रखी, थोड़ा सा मुझे भी अपनी बात को कहने का अवसर दीजिए। देखिए, उत्तराखंड की त्रासदी एक बड़ी दूसरी तरह की त्रासदी हमारी सरकार के सामने संकट था, क्योंकि इस उत्तराखंड में केदारनाथ में या जो भी लोग आए थे, उसमें जब लोगों की आइडेंटिफाई करने का प्रश्न था, एक जगह के लोग नहीं थे, एक राज्य के लोग नहीं थे, वो देश के अलग अलग राज्यों के लोग थे। तो हमारी सरकार ने जो भी एफआईआर जो जहां लिखी गई थी, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरी को भी अनुरोध किया गया था, उनके वहां से जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, वहां कोई रिपोर्ट दर्ज भी उसके आधार पर, क्योंकि लोगों को जो लापता लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने का एक मैकेनिज्म कहीं ना कहीं हमको निकालना था। उसी रूप में उत्तराखंड की सरकार ने तब तत्कालीन रूप से जितने शवों को ढूंढा जा सकता था ढूंढने की कोशिश की। हमने कभी नहीं कहा कि अब ये अंतिम चीज है। और उसके बाद तमाम राज्य अब क्या करेंगे? सवाल ये है, अब क्या करेंगे? मेरा उदाहरण सुनिए, 16 एनजीओ ने अप्लाई करा था, 16 एनजीओ को आपने नहीं जाने दी गया। आप तो खुद गए नहीं, आपके शासन ने तो कुछ करा नहीं, आपके प्रशासन ने कुछ नहीं करा। और जो एनजीओ चाहते थे कि सड़ी गड़ी लाशों को हम लेकर आ जाएंगे, ये हम पर जिम्मेदारी सौंपे, आपने उनको भी नहीं करने दिया। वर्तमान मुख्यमंत्री पैदल वहां पर के, थोड़ा सा सुन लीजिए, हमारे वहां इस उत्तराखंड की त्रासदी के अलग अलग पहलू हैं। 1 साल के अंदर हमको जो मृत लोग से तत्कालीन उनका दाह संस्कार करना था, जो लोग लापता हो गए थे उनको आइडेंटिफाई करना था, जो राज्य के अंदर थे उसके लिए हमने उखाड़ रहे हैं। अब ये बताइए, आप आगे क्या करेंगे? नए कंकाल उत्तराखंड से ही मिले हैं, कहीं और से नहीं। अब सब ये जानना चाहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट जो गलत आ रहे हैं उनका क्या करेंगे? जो डेथ सर्टिफिकेट गलत बनकर आ रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? क्या इनको आप 1 हफ्ते में गारंटी देंगे कि ये मिल जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर ये डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएंगे सही होकर? 1 हफ्ते में ये डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएंगे सही होकर? गलत सरकार आ रहे हैं, अगर वो अपने वहां से लाएंगे कि ये गलत आए। देखिए, हमने दूसरे राज्यों के लिए वहां के जिलाधिकारी या वहां के मुख्य सचिवों को लिखा था, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया करेंगे। ये उत्तराखंड सरकार ने जारी किया, ना कि किसी सरकार दूसरी ने। एक चीज तो है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं भाई, हमारे साथ ही साथ 1 साल के अंदर इस आपदा को शुरू करवाना भी राज्य का दायित्व था। आज पूरी तरह से यात्रा शुरू हुई है। नहीं सर, वो वहां नहीं जाएंगे। यात्रा शुरू हुई है नहीं हुई है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो परिवार काल के ग्रास में चले गए, अकाल मृत्यु जिनकी हुई, वो परिवारों के लोगों का दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ स्वर्णिका मिश्रा जी पटना से जो परिवार आया है, वो उनका एक सवाल है, वो सुन लीजिए। आपकी ये राजनीतिक बयानबाजी बाद में भी हो सकती है सर, उनका एक सवाल सुन लीजिए, फिर रखिएगा अपनी बात। जी स्वर्णिका जी। मैं बोलना चाहूंगी कि जब मनमोहन सिंह, सुन लीजिए, जब मैं बोलना चाहूंगी कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, आपकी सरकार थी, तब उन्होंने उत्तराखंड त्रासदी के लिए स्पेशली एक कमेटी बैठाई थी, लेकिन वो कमेटी आज तक नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? अभी तक क्यों वेट करें? क्यों नहीं बैठी अभी तक? एक बार फिर दोबारा किए तो। हेलो, मैं बोल रही हूँ कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तब एक उत्तराखंड त्रासदी का एक कमेटी को बैठाने की बात हुई थी, जो कि अभी तक नहीं बैठी है। तो वो मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं बैठी गई, क्यों नहीं बिठाई गई? नहीं
उत्तराखंड की त्रासदी पर पूरी तरह कमेटियां बैठे। अभी हाल ही में क्या कहते हैं, हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष हैं रेड्डी साहब, वो खुद उत्तराखंड में आकर के वहां की सरकार से बातचीत कर चुके हैं और उसी की तरह अलग अलग जो हालात है उस पर वो जायजा ले रहे हैं। एनडीएमए की टीम खुद वहां पर आई है, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और उसी की तरह जो आपके रास्ते के निर्माण से लेकर जो पीड़ित परिवार है उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। जवाब आपका ये नहीं आया, हाल ही में बताएं कि ये सर्टिफिकेट सही क्या आप एक हफ्ते में कर देंगे? देखिए पीड़ित परिवारों को हम ये सर्टिफिकेट एक हफ्ते में ठीक कर दे देंगे। इस बात का जायजा लेने के अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है हमें। अभी क्या गलती हुई है? अगर उसमें अगर संशोधन करके लाएंगे अपने जिले की ओर से तो उसको जरूर सरकार नहीं, आप अपना अधिकारी क्यों नहीं उन पीड़ित परिवार के पास भेजते? आपके पास शासन है, तंत्र है, आप पे आदमी है, कोई आए तो सही। आप यदि दूसरी स्टेट में भी कह सकते हैं तो ये आपका हक है कि वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात करें कि वहां पर जाए और उनके सर्टिफिकेट ठीक करके दे। सीएम दूर की बात नहीं, जवाब आप भेजिए तो सही ना। जब आप कहेंगे कि इसमें गलती हुई है, ज्ञान नहीं है या फिर अचानक इतने सवाल आ गए क्या समझ नहीं रहे कि क्या करें क्या नहीं। पर भेज दें, हम किस पर भेजें? कोई सुनने वाला नहीं है। टमटा साहब, ये बड़ा वाजिब सवाल है, किसके पास भेजे? आपके पास भेज दें टमटा साहब। ये जो परेशानियां हैं डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भेज दें आपके पास। हमें साफ बात है, एक डेडलाइन चाहिए, कब तक हो जाएगा? मेरे को भेजे, मुख्य सचिव को भेजिए, जिलाधिकारी को भेजे, मेरे पास भेजिए, मुख्य सचिव के पास भेज दीजिए या जिलाधिकारी रुद्रप्रिया के भेज दीजिए। इसमें ये गलती हुई है, हम उससे दूर करेंगे। आप हमारे पास आपकी भी अकाउंट आप काहे को टेलीविजन पर इन पीड़ित परिवारों के दिलों में और आशा की किरण को निर्धार कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ राज्य सरकार के पास भेजिए, राज्य सरकार आपकी पूरी तरह से सहायता करेगी। क्या सहायता की अभी तक? एक आदमी की दिक्कत नहीं है, सभी पीड़ितों की दिक्कत है, सभी का सर्टिफिकेट गलत आया है। आप बताइए ना, आप कितने दिन में सर्टिफिकेट सही करके देंगे? जब एक साल में आप नहीं दे पाए, आप बताइए अलग अलग जिलों के अंदर आदमी क्यों नहीं भेजते हैं? आप भेजिए उन लोगों को यहाँ लाइए तो अगर सभी के जल्दी आए हैं। ये परिवार क्यों लेकर आए? ये जिम्मेदारी नहीं बनती अधिकारियों की? टमटा साहब, ये परिवार लेकर आएंगे क्या? सरकार इसमें कम दुख उन पर पड़ा है जो अब अपने सर्टिफिकेट भी ठीक कराने के लिए आपके पास लेकर आए। आपके अधिकारी क्या करेंगे? कोई मैकेनिज्म नहीं है क्रॉस चेक करने का। संवेदनशील बनिए टमटा जी। मैं खुद बात करूंगा जो आपने कितना दर्द झेला है एक साल से। मुख्य सचिव के पास शासन के बाद है, हम इसको दूर करेंगे। हमें डेडलाइन चाहिए, बिना डेडलाइन लिए इस नेशनल टीवी पे डेडलाइन देके जाएंगे आप? बहुत हो गया आपका। इतने एक साल हो गए, डेडलाइन मिला नहीं, तब से जायजा लिए जा रहे हैं। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए ना कि अगर आप राज्य सरकार के लाएंगे, हम एक महीने के अंदर उसको ठीक करवा देंगे। क्या ठीक? आप राज्य सरकार के नोटिस में लाने के एक महीने के अंदर इसको ठीक करवा देंगे। अभी क्यों? और एक महीने, अभी 11 महीने लगे हैं, 11 महीने, और अब आप एक महीने में कह रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल। आप पर विश्वास नहीं कर सकते। आप लोगों की समस्या मैं समझ रही हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन नलिन जी ब्रेक पर जाने से पहले आप देख रहे हैं टमटा साहब कितने असहाय से मालूम पड़ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या जवाब दें। कभी महीना बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं मेरे पास भेज दो। आपकी पार्टी की तो सरकार है केंद्र में, ये जो इस तरह से परेशानी हो रही है, डेथ सर्टिफिकेट तक सही नहीं मिल रहे हैं, आपकी सरकार कुछ कर सकती है इसमें? क्यों नहीं कर सकती है? आप प्रदेश सरकार। टमटा साहब, आपसे सवाल नहीं है, नलिन कोहली जी से। मैं आप चाहें तो ब्रेक के बाद भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं 2-3 विषय रखना चाहता हूं। देखिए, ये स्वाभाविक है और हमें समझना भी पड़ेगा, गलत भी नहीं है कि जो पीड़ा हम देख रहे हैं वो स्वाभाविक है और ये गलत भी नहीं है, दोनों नहीं है। अब आ जाते हैं एक एक करके जो हमारी सिस्टम है, और मैं एक सोल्यूशन के तौर से कह रहा हूं। टमटा जी, मैं भी आपको एक निवेदन ही कर रहा हूं। मैं राजनीति आसानी से कर सकता हूं या करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इनसे किसी का हल नहीं निकलेगा। कुछ नहीं करिए, 5-6 अच्छे अफसरों को तुरंत कर लीजिए गठित, बता दीजिए ना 15 दिन के लिए ये आपका सेल है, लोग अपने आप जो है काम कराने के लिए आ रहे, खत्म हो जाएगा मामला। जहां पर जो दिक्कत है सॉल्व कर दीजिए। लोग घूम रहे हैं, किसी को पता नहीं है जाए का। जो रूटीन के अधिकारी हैं उनके पास, मैं बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए, जो रूटीन की प्रॉब्लम्स अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनसे उनको समय नहीं मिलता, फिक्स नहीं होते।
आप एक संवेदनशील से करिए। मैं जानता हूं जैसे संघ ने काम किया था, हमारे आरएसएस ने किया था, बीजेपी ने किया था। चलिए आप उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि ये पीड़ित परिवार क्यों किसी के पास जाएं सर? क्या सिस्टम ऐसा नहीं है कि अधिकारी खुद उनके पास आके उनकी समस्याएं दूर करें? आपको बता दें इलाहाबाद से जायसवाल परिवार हमारे साथ है। श्रेयांश जायसवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। श्रेयांश, आपका क्या सवाल है नलिन कोहली से? कोहली सर से हमारा एक ही सवाल है सर। हमारे जो पीड़ित भाई बंधु है, जो 6000 लोग केदारनाथ में मिसिंग है, अब उनकी सरकार आ गई है, तो क्या वो उन्हें नौकरी देने का आश्वासन देती है आज मीडिया के थ्रू कि हाँ उनके लिए कुछ पहल कदम उठाएंगी? अब तो उनकी सरकार पूरे देश में फुल फ्लैश से आई है। क्या हम लोगों के लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, या सिर्फ आपके सरकार के ही अच्छे दिन आएंगे? नलिन, पीड़ित परिवार के कम से कम एक सदस्य को ही सही भारत सरकार की तरफ से नौकरी का वायदा मिलेगा? एक मिनट नेहा जी, देखिए ऐसा है, मैं 2-3 मेरी बातें पूरी हुई नहीं, और मुझे ये कहना पड़ेगा, पीड़ा जितना हो जो हो, हम लोगों को इसको एक थोड़ा सा एक स्टेप करते हुए, कदम करते हुए चीजों को खत्म करनी पड़ेंगी। ये कोई एक मजाक भी नहीं हो सकता कि टीवी के ऊपर में मैंने जैसे जो कहा, फोकस क्या है, स्टार्ट होगा उत्तराखंड से। जहां फेल हो रहे हो, जहां मदद की आवश्यकता हो, केंद्र सरकार खड़ी होगी, और क्यों नहीं होगी। लेकिन ऐसा है, केंद्र सरकार मुआवजे की राशि भी नहीं दी है, सरकार की जगह नहीं ली। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए ऐसा, एक मिनट साहब, आपकी मैं पीड़ा समझ रहा हूं, मुझे बात कहने दीजिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आज, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक लोगों के ऊपर में इतना गुस्सा है कि आपका गुस्सा मेरे पे भी उतर रहा है, तो मैं उसको गलत नहीं मान रहा, इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी पीड़ा है, तो ठीक है, आपके चिल्लाने से या मुझ पर आरोप लगाने से आपकी बात रखिए संक्षेप में, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? पूछने का हक है, ये इसको आप चिल्लाना कह रहे हैं, ये आप लोग इस त्रासदी से नहीं गुजरे हैं, इसलिए आपको संज्ञान नहीं है कि एक पीड़ित परिवार का क्या दुख दर्द होता है, आपको ज्ञान नहीं है। ऐसा है सर, पीड़ित परिवार का दुख वो होता है जो ये कह रहे हैं। सर ऐसा है कि आप मुझे बताएं, क्या आप ये अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे अपने ऊपर कि जो आप यहाँ कहकर जाएंगे वो आप अपनी सरकार से मनवा लेंगे? सर, मैं आप पे आप यहाँ वादा कीजिए कि आप नरेंद्र मोदी जो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी मान जाएंगे? नेहा जी, ऐसे मैं नहीं, ऐसे नेहा जी, ठीक है नेहा जी, सर आप मेरी भी समस्या समझिए नलिन जी, ये मुश्किल है उन परिवारों के लिए। समझ रही हूँ मैं आपकी बात, ये और कोई पॉलिटिकल डिबेट की तरह नहीं है, लेकिन नलिन आप रखें अपनी बात। नलिन बहुत संक्षेप में रखें अपनी बात, मुझे खत्म करना है प्रोग्राम सर, संक्षेप में रखें। ठीक है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं नलिन जी से, हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्दों को कम कीजिएगा। पहल की है, मैं प्लीज बहुत पीड़ित है, मैं प्लीज कह दूं, आपको निवेदन करके कह रहा हूं। हाँ बोलिए नलिन। नेहा जी, आप इसमें लीड ले लीजिए ना, एबीपी आपने लीड लिया है, एक अच्छी पहल की है ना, आप बता दीजिए ना, एक लिस्ट ऐसी बना दीजिए जहां केंद्र सरकार जो मदद कर सकती है। मैं कमिट कर रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, पार्टी की तरफ से जो हम लोग कर सकते करेंगे। तमता जी बैठे हुए कांग्रेस पार्टी से, जहां सरकार की है, सरकार की जो है, और आप इसको मॉनिटर करिए, अच्छे उसमें निकल जाएंगे। परिवारों को बहुत जल्द परिवार ही सही, लेकिन आपके सामने लेकर आए हैं नलिन कि पीड़ित परिवार को आप नौकरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। नलिन कोहली साहब, आपकी ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको टीवी का एक्सेस नहीं है, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, उन परिवारों का क्या? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने ठीक है सर, सवाल बहुत है, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे फिर ये कार्यक्रम इस तरह से रखा जाए, लेकिन ये सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे किसी भी प्रदेश की हो या केंद्र सरकार की, कि उत्तराखंड की इस त्रासदी ये तब तक खत्म नहीं होगी, इसका दर्द, जब तक इन परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता, और इस पर राजनेताओं और प्रशासन को सोचने की जरूरत है।